हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। फ्रेंड्स, आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है डायलेमा ऑफ एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का डायलेमा। ये जो केस स्टडी है, ये यूपीएससी में 2013 में पूछी गई थी और इससे मिलती जुलती बाद में भी कई सारी केस स्टडीज आई हैं। और ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए कि एक ऑफिसर की तरह हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम कैसे उस गलती को सुधार सकते हैं और कैसे जो है हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस केस स्टडी को समझते हैं, इस केस स्टडी पे आगे बढ़ते हैं। तो ये केस स्टडी कुछ इस प्रकार से है। आप एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेल ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक कंस्ट्रक्शन कर रही है, उस सेल में काम करते हैं और एक फ्लाईओवर बन रहा है, उसके भी आप इंचार्ज हैं। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि आप वहाँ पे इंचार्ज हैं, इसका मतलब कि सबसे सीनियर ऑफिसर हैं जो कि फ्लाईओवर को बनाने में बनवा रहे हैं। और ये आप ध्यान रखिए कि फील्ड लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है वो एक बहुत ही की ऑफिसर होता है और उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो जो है डे टू डे जो सुपरविजन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहां पर दो जूनियर इंजीनियर हैं जो आपके अंडर में काम करते हैं, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो डे टू डे इंस्पेक्शन करते हैं साइट का, और वो आपको रिपोर्ट करते हैं। तो काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये जिम्मेदारी उन दोनों इंजीनियर्स की है। वो काम उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं और आपको रिपोर्ट कर रहे हैं काम के बारे में। while you are finally reporting to the chief engineer who heads the cell, और आप जो है उस यूनिट की जो चीफ इंजीनियर है उनको आप रिपोर्ट कर रहे हैं। While the construction is heading toward the completion, the junior engineers have been regularly reporting that all construction is taking place as per the design specification. तो देखिए, जो फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन है वो करीब करीब पूरा होने वाला है, और जो जूनियर इंजीनियर्स हैं वो आपको रेगुलरली रिपोर्ट कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो डिजाइन की तरह, जो भी डिजाइन अप्रूव हुई उसके हिसाब से ही चल रहा है। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन आप एक सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हैं और वहां पे आपने नोटिस किया सम सीरियस डेविएशन एंड लेकुना। लेकुना मतलब कमी, डेविएशन मतलब जो डिजाइन है उससे अलग कोई चीज बनाई गई है, और वो भी सीरियस नेचर की है, which in your opinion are likely to affect the safety of the flyover। जो आपके हिसाब से जो फ्लाईओवर की सेफ्टी है उसको अफेक्ट करता है। इसका मतलब कि वो फ्लाईओवर सेफ नहीं रहेगा, हो सकता है कि कल वो फ्लाईओवर गिर जाए। Rectification of these lacuna at this stage would require substantial amount of demolition and rework, which will cause a tangible loss to the contractor and will also delay the completion। अब जैसा कि इसमें आपको पहले से बताया गया है कि ये फ्लाईओवर करीब करीब पूरा होने की कगार पे है, और अगर इस स्टेज पे हम जो है वो रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, डिमोलिशन करते हैं, दोबारा उसको काम करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर का बहुत नुकसान होगा, और साथ साथ में वो जो आपका ब्रिज का या फ्लाईओवर का जो कंप्लीशन है वो भी आपका डिले हो जाएगा। There is a lot of public pressure on the corporation to get this construction completed because of heavy traffic congestion in the area। और जैसा आप जानते हैं कि जब भी कोई फ्लाईओवर बनता है तो वहां पे काफी ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है। तो काफी पब्लिक प्रेशर है, पब्लिक चाहती है कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है। When you brought this matter to the notice of the chief engineer, he advised you that in his opinion it is not very serious lapse and may be ignored। अब ये मामला इतना सीरियस है, आप चीफ इंजीनियर की नॉलेज में लाते हैं, तो चीफ इंजीनियर आपसे कहते हैं कि नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, ये मामला कोई बहुत सीरियस नहीं है और इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। और आपको वो कहते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिए, समय के अंदर कंप्लीट कर दीजिए। लेकिन यू आर कन्विंस दैट दिस वाज अ सीरियस मैटर व्हिच माइट अफेक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड शुड नॉट बी लेफ्ट अनएड्रेस्ड। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसमें पब्लिक सेफ्टी इन्वॉल्व है, और इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसको हम अनएड्रेस नहीं रख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। कुछ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। आपको उनके मेरिट और डीमेरिट बताने हैं, और फाइनली आपको ये सजेस्ट करना है कि उसमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे, और उसके आपको कारण भी बताने हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन जो है आपको यूपीएससी ने दिए हैं।
और इस क्वेश्चन में जो आंसर ऑप्शन दिए हैं वो ये है। पहला ऑप्शन ये है कि चीफ इंजीनियर के एडवाइस को आप मान लें और आगे जा करके जल्दी से जल्दी ब्रिज को कंप्लीट करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक एग्जॉस्टिव रिपोर्ट बनाएं सिचुएशन की, जिसके अंदर सारे फैक्ट्स और एनालिसिस अपनी लेकर के आए और अपना व्यू पॉइंट बताएं उनको कि क्यों जो है इसके अंदर रिस्क है, और उसके बाद में चीफ इंजीनियर से रिटर्न ऑर्डर ले। तीसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि जूनियर इंजीनियर से एक्सप्लेनेशन कॉल करें और कॉन्ट्रैक्टर को एक नोटिस इशू करें कि वो जो भी डेविएशन है, जो भी कमियां हैं, उसको तुरंत सही करे और समय के अंदर जो है वो उस फ्लाईओवर को कंप्लीट करे। चौथा जो ऑप्शन है आपके पास में, हाईलाइट द इशू सो दैट इट रीचेस सुपीरियर अबव द चीफ इंजीनियर। चौथा ऑप्शन ये है कि आप जो चीफ इंजीनियर का बॉस हो, जैसे सेक्रेटरी हो सकता है, इंजीनियर इन चीफ हो सकता है, या डीजी या एडीजी हो सकता है, उसको आप रिपोर्ट करें और वो जो है डिसाइड करे कि क्या होना चाहिए, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं चीफ इंजीनियर का एटीट्यूड ये है कि आप काम को जारी रखें, इसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन आप एग्री नहीं करते हैं तो अब आपके पास में चीफ इंजीनियर की बात को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बॉस हैं, आप उनकी मर्जी के बिना तो काम बंद नहीं कर सकते। तो एक ऑप्शन ये है कि आप उनके भी बॉस को अप्रोच करिए, उनके नॉलेज में लाइए, ताकि डिसीजन जो है वो चीफ इंजीनियर का रिवर्स कर सकें। पांचवा यह है कि कंसिडरिंग द राइट रिजिड एटीट्यूड ऑफ द चीफ इंजीनियर, सीक ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोजेक्ट और रिपोर्ट से। पांचवा ऑप्शन ये है कि आप चीफ इंजीनियर का आपको मालूम है कि वो ब्रिज को कंप्लीट करना चाहते हैं, फ्लाईओवर को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो या तो आप ट्रांसफर अपना करवा लीजिए या आप सिक लीव ले लीजिए, बीमारी का बहाना बना लीजिए। अब देखिए इन पांचों जो ऑप्शंस हैं, इसके अंदर आपको क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, इसको आपको बताना है और फाइनली आपको बताना है कि कौन सा डिसीजन जो है वो सही डिसीजन है, कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। जब हम कोई भी चीज डिसाइड करते हैं तो हम सारे स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख करके चीजों को डिसाइड करते हैं। पहला आप हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। दूसरा चीफ इंजीनियर, जो आपके बॉस हैं। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। अगर मान लीजिए कोई भी गलती होती है तो लोग आपको नहीं जानते, चीफ इंजीनियर को नहीं जानते, वो उस डिपार्टमेंट को या उस ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करेंगे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। फिर जो जूनियर इंजीनियर्स हैं, जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, जो आपको रेगुलरली रिपोर्ट कर रहे हैं कि सब चीज ठीक तरीके से हो रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्टर, जो कि इस ब्रिज को बना रहा है, फ्लाईओवर को बना रहा है, और जिसने ये गलती की है। और अल्टीमेटली आम पब्लिक, जिसके खर्चे से ये ब्रिज बन रहा है और जिसको इनकन्वीनियंस हो रही है इस ब्रिज के बनने से। और अगर ये ब्रिज जो है या फ्लाईओवर ठीक से नहीं बनता है तो कल उसी की जान को सबसे ज्यादा खतरा है, उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए इस तरीके से ये आपके स्टेक होल्डर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम को हमें एनालाइज करने की जरूरत है कि देखिए इसमें हमें क्या करना चाहिए। आपको देखिए ये समझने की जरूरत है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में हर एक ऑफिसर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और उसके लिए उसको पावर भी दी जाती है और इसको डिस्चार्ज करना आपकी जिम्मेदारी है। इस केस में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो इस फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन के लिए इंचार्ज हैं और इसीलिए उनकी ये डायरेक्ट जिम्मेदारी होती है कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो। अब उनके असिस्टेंस के लिए दो जूनियर इंजीनियर्स उनके पास में हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो मेजरमेंट करें, इंस्पेक्शन करें और ये देखें कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको भी जिम्मेदारी है, क्योंकि कॉन्स्ट्रक्टर जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो है उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी मैप अप्रूव हुआ है, जो भी प्लान अप्रूव हुआ है, उसी के हिसाब से फ्लाईओवर बनाया जाए, उसी क्वालिटी का फ्लाईओवर बनाया जाए। और अगर इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की फेल्योर है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही इस केस का इंचार्ज है। आपने देखा कि इस केस में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जब इंस्पेक्शन किया तब उनको जाके पता चला सरप्राइज इंस्पेक्शन में कि ये डेविएशन है, ये लेकुना है। तो क्या उनको इंस्पेक्शन रेगुलरली नहीं करना चाहिए था? अगर वो रेगुलर इंस्पेक्शन करते तो शायद ये नौबत ही नहीं आती, क्योंकि जो जूनियर इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसको पता रहता कि हमारी जो गलती है वो पकड़ लेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर ये गलती पकड़ी जाती है अर्ली स्टेज पे
तो उसको रेक्टिफिकेशन करना भी बहुत आसान होता और इस तरीके से ये प्रॉब्लम इस लेवल तक पहुँचती ही नहीं। अब सवाल उठता है कि गलती तो देखिए हो गई है और आप पास्ट को तो बदल नहीं सकते। तो सवाल ये है कि हम आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यही आपकी केस स्टडी है। चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं कि चीफ इंजीनियर की एडवाइस को हम मान लें और आगे जाएँ। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि चीफ इंजीनियर ने कोई रिटन एडवाइस आपको नहीं दी है। आप इन्फॉर्मली उनके पास में गए, आपने उनसे पूछा कि सर ये इश्यू है और उन्होंने अपना असेसमेंट बनाया, बताया कि भई इसमें कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर ज़िम्मेदारी आपकी होगी। ये आप ध्यान रखिए क्योंकि ये एडवाइस रिटन में नहीं है। देखिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर अगर जो सीनियर ऑफिसर है, अगर आपको रिटन एड ऑर्डर देता है, तो फिर आपको उसको फॉलो करना होता है और फिर ज़िम्मेदारी आपकी नहीं होती, सीनियर ऑफिसर की होती है। लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा नहीं है क्योंकि ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ़ एक एडवाइस है। तो अगर हम इसकी एडवाइस को मानते हुए इस काम को आगे बढ़ाएँ और फ्लाईओवर को पूरा कर दें, तो पहला एडवांटेज तो ये है कि फ्लाईओवर टाइम से पूरा हो जाएगा। और अगर वाक़ई में चीफ इंजीनियर का असेसमेंट सही है, तो फ्यूचर में भी कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि चीफ इंजीनियर भी एक सीनियर ऑफिसर है, आपसे ज़्यादा सीनियर है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये हो सकता है कि चीफ इंजीनियर की जो असेसमेंट हो वो ज़्यादा सही हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये कहना कि नहीं चीफ इंजीनियर का असेसमेंट सही नहीं है, ये भी उचित नहीं है। और अगर उसका असेसमेंट सही हुआ तो एक तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर चीफ इंजीनियर का असेसमेंट गलत हुआ, तो बहुत नुकसान हो सकता है मैन और मटेरियल का, क्योंकि आपका फ्लाईओवर कल डैमेज हो सकता है, टूट सकता है और कॉन्ट्रैक्टर को सारा पेमेंट हो चुका होगा, पैसा भी सारा का सारा डूब जाएगा और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों की जान जाएगी उसको तो हम किसी भी तरीके से वापस नहीं ला सकते। और जब भी ऐसा होगा तो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनकी ज़िम्मेदारी आएगी क्योंकि वो जो है डे टू डे इंस्पेक्शन के लिए डे टू डे जो फ्लाईओवर बन रहा था उसके लिए उनकी ज़िम्मेदारी है। उसमें चीफ इंजीनियर की ज़िम्मेदारी नहीं आएगी। तो ये इसका डीमेरिट है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन का डीमेरिट है। अब हम देखिए सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। मेक एन एग्जॉस्टिव रिपोर्ट ऑफ द सिचुएशन ब्रिंगिंग आउट ऑल द फैक्ट्स। तो सारे फैक्ट्स को आप ले आइए कि इसमें क्यों खतरा है, अपनी एनालिसिस साथ में दीजिए, अपना व्यू पॉइंट दीजिए और फिर चीफ इंजीनियर से रिटर्न ऑर्डर लीजिए। देखिए इस ऑप्शन के पीछे पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि अगर वाकई में चीफ इंजीनियर अपने व्यू के लिए कॉन्फिडेंट है, तो उनको रिटर्न ऑर्डर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर वो सारी कमी जानते हुए भी रिटर्न में आपको ऑर्डर दे देते हैं कि आप जाइए और उसको कंप्लीट करिए, तो फिर सारी जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर की होगी, आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शन है इसमें क्या एडवांटेज है, आप सारी इंफॉर्मेशन अपने सीनियर ऑफिसर को डिस्क्लोज करते हैं और उनसे रिटर्न अप्रूवल और गाइडेंस लेते हैं। अगर चीफ इंजीनियर जो है आपको गो अहेड दे देते हैं, आगे बनाने की परमिशन दे देते हैं, तो फिर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ इंजीनियर के ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। लेकिन देखिए रियलिटी में अगर आप कभी सोचे तो आपकी जिम्मेदारी थी ब्रिज बनाने की, तो चीफ इंजीनियर अपनी गर्दन क्यों फंसाएगा उसमें? क्योंकि वो तो डे टू डे कंस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। तो जब रिटर्न में देने की बात आएगी, जब जिम्मेदारी देने की बात आएगी, तो काफी पॉसिबिलिटी है कि चीफ इंजीनियर जो है आपको ऑर्डर रिटर्न में ना दे, बल्कि वो ये भी कर सकता है कि अपनी गर्दन को बचाने के लिए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए वो एक इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे तो फिर आप उसमें फंस जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखिए क्योंकि चीफ इंजीनियर को कोई फायदा नहीं है आपको रिटर्न में ऑर्डर देने से। अगर 1% भी चांस है कि ब्रिज गिरेगा, तो चीफ इंजीनियर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेंगे उसकी और मोस्ट लाइकली वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करेंगे और फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अब हम आते हैं देखिए थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द जूनियर इंजीनियर्स एंड इशू ऑर्डर्स टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर नेसेसरी करेक्शन विद इन टाइम। कि आप जूनियर इंजीनियर को एक्सप्लेनेशन कॉल करें क्योंकि वो आपको रेगुलर रिपोर्ट करते रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन एकदम ठीक ठाक चल रहा है और कॉन्ट्रैक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि ब्रिज को बनाएंगे, फ्लाईओवर को बनाएंगे जिस तरीके से डिजाइन अप्रूव्ड है और अगर उन्होंने नहीं बनाया है तो उनको हम ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई आप इसको बनाइए और टारगेटेड टाइम में बनाइए। मेरिट देखिए क्या है कि जेई जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी,
उनको रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा जो उन्होंने ड्यूटी को नहीं किया। क्योंकि अगर जेईज़ ने अच्छा काम किया होता, सही काम किया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो गलतियाँ की उसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो काम को दोबारा सही करेगा। डीमेरिट इसमें देखिए क्या है कि प्रोजेक्ट आपका लेट हो सकता है। सीनियर ऑफिसर्स और पब्लिक नाराज हो सकते हैं कि भई आपने आपकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो रहा है और आपकी खिंचाई हो सकती है, आपके खिलाफ में नोटिस इश्यू हो सकता है कि आपने क्यों इसको टाइम से सुपरविज़न नहीं किया, इंस्पेक्शन नहीं किया। क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप रेगुलरली इंस्पेक्शन कर रहे होते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। ऐसे सिचुएशन में आपकी सुपरवाइजरी फेल्योर के लिए आपको पुल अप किया जा सकता है। आपको हालाँकि इसमें चूँकि कोई अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है और आपने समय से गलती को डिस्कवर कर लिया है, इसलिए उसमें कोई सीरियस नोटिस तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आपको पुल अप ज़रूर इसमें किया जा सकता है। अब हम आते हैं चौथे ऑप्शन पे कि हम इश्यू को हाइलाइट करें सुपीरियर के सामने, जो चीफ इंजीनियर का सुपीरियर हो, जो डीजी हो, वो उसके सामने हम उसको हाइलाइट करें, ताकि वो चीफ इंजीनियर को ऑर्डर दे कि इस प्रोजेक्ट को रोका जाए और उसको जो भी गलतियाँ उसको सही की जाए। देखिए इसमें मेरिट क्या है कि चीफ जो सीनियर ऑफिसर हैं वो चीफ इंजीनियर को डायरेक्शन दे सकते हैं। जो भी लीगल डायरेक्शन अगर उनको ऐसा लगे कि हाँ, हमें किसी एक्सपर्ट ग्रुप को कंसल्ट करना है, उनको भी कंसल्ट कर सकते हो। चीफ इंजीनियर को डायरेक्शन दे सकते हैं और फिर चीफ इंजीनियर आपको ऑर्डर दे सकते हैं कि आप इसको रेक्टिफाई करिए, इस प्रॉब्लम को सही करिए। तो इस तरीके से गलती का सुधार किया जा सकता है। लेकिन साथ-साथ में डिमेरिट है। डिमेरिट ये है कि अगर चीफ इंजीनियर को हम ऑर्डर देंगे या ऊपर से ऑर्डर आएगा तो वो डिफेंसिव हो सकते हैं और जब उनको रिपोर्ट देनी होगी तो वो अपनी रिपोर्ट में आपको इंक्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की गलती की वजह से ये गलत कंस्ट्रक्शन हुआ है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि आपका सुपरवाइजरी फेल्योर है और आपको उसके लिए एक्शन फेस करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर आप उनके सुपीरियर को रिपोर्ट कर रहे हैं, गलती आपकी है, तो काफ़ी चांसेस है कि चीफ इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बताएँगे और ऐसे सिचुएशन में आपके खिलाफ में भी एक्शन हो सकता है। अब हम 5वें ऑप्शन पे आते हैं, कंसीडरिंग द रिजिड एटीट्यूड ऑफ द चीफ इंजीनियर सीक ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोजेक्ट और रिपोर्ट से। आप जान रहे हैं कि चीफ इंजीनियर जो है वो चूँकि स्ट्रिक्ट हैं कि वो प्रोजेक्ट को टाइम से कंप्लीट करना चाहते हैं और आपके हिसाब से इसमें खतरा है तो आप छुट्टी ले लीजिए या फिर आप ट्रांसफर अपना करवा लीजिए। मेरिट इसमें क्या है कि जो नया चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना और इस तरीके से आपको अगर कोई भी कमी रही है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर डीमेरिट भी है। डीमेरिट इसमें क्या है कि आपकी लीव हो सकता है सैंक्शन ना हो, क्योंकि ट्रांसफर होना या लीव आपका कोई राइट नहीं है। और दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अभी भी, क्योंकि ब्रिज अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। आज आप उसको सही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपना ट्रांसफर करा दिया या छुट्टी पे चले गए, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर पाएँगे और वो प्रॉब्लम जो है, उसको सही करने का मौका आप चूक जाएँगे। अब देखिए पाँचों ऑप्शंस के हमने मेरिट और डिमेरिट को डिस्कस कर लिया। अब हम बताते हैं कि कौन-सा ऑप्शन सही रहेगा। तो आप सोचिए, आप मुझे बताइए कि कौन-सा ऑप्शन आपके हिसाब से बेस्ट हो? तो चलिए अब हम इसके फाइनल ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, वो सही ऑप्शन है। जैसा कि आपने देखा ये थर्ड ऑप्शन है, वो ये है कि जूनियर इंजीनियर का आप एक्सप्लेनेशन कॉल करिए और कॉन्ट्रैक्टर को डायरेक्शन दीजिए कि वो जो आपका ब्रिज है उसको टारगेटेड टाइम पे पूरा करे। तो ये जो है इस समय बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको अपने काम की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको अपनी ज़िम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए, चीफ इंजीनियर या डीजी के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप ब्रिज को सही तरीके से बनवाएँ और आपको ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। बल्कि यहाँ पे आपको खुद इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और अगर जूनियर इंजीनियर ने कोई बदमाशी की है या अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया है, ऐसे सिचुएशन में ये मैटर आपको अपने सीनियर ऑफिसर्स को रिपोर्ट करना चाहिए, फैक्ट्स और एविडेंस के साथ में, ताकि जो जूनियर इंजीनियर है उनके खिलाफ में एक्शन लिया जा सके। अगर ज़रूरत हो तो उनको सस्पेंड किया जा सके और इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सही कर पाएँगे। और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको आप जब ऑर्डर देंगे कि उनको सही अपना करेक्शन करना है स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, तो वो उनकी ज़िम्मेदारी थी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जूनियर इंजीनियर के फेल्योर से कॉन्ट्रैक्टर बरी नहीं हो जाता है।
क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का काम का सुपरविज़न करना था या इंस्पेक्शन करना था जूनियर इंजीनियर को। सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो उसी की थी। तो उसको हमें बताना चाहिए कि आप इसको सही करिए, अदरवाइज़ उसको हम ब्लैकलिस्ट करवा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर ब्रिज जो है वो मैप के हिसाब से नहीं बन रहा था, प्लान के हिसाब से नहीं बन रहा था, तो ये कॉन्ट्रैक्टर की गलती थी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने देखा कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल केस स्टडी है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, उसकी अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकता है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि जब हम किसी भी पोस्ट पे रहते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हमारे काम के लिए नहीं है, हमारे सबॉर्डिनेट के काम के लिए भी है। अगर हमारे सबॉर्डिनेट गलती करते हैं, तो उसका खामियाजा भी हमको भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि जब इस तरीके का काम हो, ब्रिज बन रहा हो या कोई भी काम हो रहा हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे टैक्स में हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो आप अपने जूनियर्स के काम को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। क्योंकि अगर वो कोई गलती करेंगे, तो आपकी भी ज़िम्मेदारी बनेगी। और इसीलिए अगर वो आप रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, सरप्राइज़ इंस्पेक्शन करते रहेंगे, तो उनके दिमाग में एक डर रहेगा। वो कोई गलत काम नहीं करेंगे और इस तरीके से हर काम आप टाइम से पूरा कर पाएँगे। तो आई होप कि ये केस स्टडी आपको पसंद आई हो और समझ में आया हो और हम ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। आप इस केस स्टडी को अपने शब्दों में लिखिए और इससे जो है आपको केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।